हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पलक द पाथ फाइंडर। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा जो +1 का स्टार्टिंग का चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। अब तक जो हमने किया था न्यूक्लियर फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर था एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, वो कंप्लीट हमने इसीलिए पहले किया था आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि वो हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस थी उसमें बचा हुआ एक चैप्टर रह गया था। तो जो हमारे बच्चे थे उनका ताकि वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आज से जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो हमारा सिलेबस दोबारा से रीस्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों का जो चैप्टर छूट गया था ऑफलाइन वाले जो बच्चे थे हमारे, वो उनका भी वो दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। साथ साथ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले जाएंगे और जो भी आपके डाउट होंगे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप हमें डाल के जो अपने डाउट हैं या जो है, तो जैसे बच्चों ने कहा था कि दोबारा से सिलेबस स्टार्ट किया जाए, तो इसीलिए हमने उनके बात को ध्यान में रखते हुए आज दोबारा से हम सिलेबस को रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन बताने से पहले तो हम यही देख लेते हैं भाई फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? नेचर और उसके जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जो हमारे लॉज हैं, वो सभी क्या होती है? फिजिक्स होती है। फिजिक्स क्या है? नेचर एंड इट्स नेचुरल लॉज, या फिर नेचुरल फिनोमिनाज आप बोल सकते हो। नेचर क्या है? हमारी प्रकृति, उसके अंदर जैसे कि साउंड है, लाइट है, जो हीट है एटमॉस्फेयर में, ये सभी चीज़ें किस चीज़ के अंदर, इनकी स्टडी जो हम करते हैं ये कहाँ से आती है? हमारी नेचर से आने वाली चीज़ है। ये सब क्या है? हमारी नेचर से आने वाली चीज़ है। अब जो लाइट आती है या जो साउंड हम सुनते हैं, हीट हो गई, ये सभी एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? हमारे फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? फिजिक्स होती है। इन सभी को आप कंप्लीटली जब हम सिलेबस करेंगे साथ साथ इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज होती है हमारी टू टाइप्स की। टू टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जैसे हमारी हाइट होगी, वेट हो गया, मास हो गया, है ना। यानी कोई भी मास किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी लेंथ, ठीक है, या कोई भी हमारा डिस्टेंस लेंथ में ही आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वो क्वांटिटीज़ हमारी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड दोज क्वांटिटीज़ विच कांट मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम नहीं माप सकते, मेज़र नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी क्या कहलाती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि हम यूँ बोल दें हम इतने खुश हैं, तो खुशी का कोई पैमाना नहीं होता ना। या फिर हम यूँ कहे भाई आज रिजल्ट आया था, हम बहुत खुश हैं, या बहुत दुखी है कोई, जैसे समुद्र का पानी हो गया, नंबर ऑफ स्टार्स हो गए इन द स्काई। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको कि हम मेज़र नहीं कर सकते, जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी क्या कहलाती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो क्वांटिटीज़ क्या है हमारी? टू टाइप्स की क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ये सभी क्या हैं? हमारी मेज़र्ड क्वांटिटीज़ हैं। और नॉन फिजिकल क्या है? विच कैन नॉट बी मेज़र, जिसको कि हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि दुख,
खुशी, समुद्र का पानी या नंबर ऑफ स्टार्स, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। उसके बाद देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमें फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना है। अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तब कंप्लीट कहलाती है जब उसमें क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी यूनिट लिखी गई हो। जैसे कि हम कहें 1 kg, जैसे कि आप कहें 1 kg, ठीक है, या फिर 100 मीटर, या फिर हम क्या कहें 100 मीटर। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, वो हमारा मैग्नीट्यूड है। वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमारी मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ में जो लिखा गया है वो उसकी यूनिट है। अब अगर आप शॉप पे जाते हो और आप कहें कि भाई मुझे कपड़ा चाहिए, तो वो पूछेगा उसकी लेंथ, भाई कितने लंबा चाहिए, तो हम कहें 100 मीटर, तो 100 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। तो कोई भी क्वांटिटी, अब आप कह दे हमें कपड़ा चाहिए भाई 100 में, तो कितना 100, उसको क्या समझ में आएगा। या फिर आप कहते मीटर में कपड़ा दे दो, तो वो कितने मीटर, जब तक कि मैग्नीट्यूड और यूनिट साथ में नहीं लिखोगे, नहीं बताओगे, तब तक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कहलाएगा आपका मैग्नीट्यूड, और साथ में जो लिखी होती है उसकी यूनिट। जब तक ये दोनों चीज़ें साथ नहीं होंगी तब तक आप उसको बता नहीं सकते। ठीक है, अब इनका रिलेशन देखिए क्या बनता है। अगर मैं कहूँ 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो यहाँ से मैं कहूँ ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है N1 और इसकी जो यूनिट है U1, वो इक्वल होगी किसके, न्यूमेरिक वैल्यू सेकंड की और उसकी यूनिट की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। ठीक है, तो वो Q हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके इक्वल होगी, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें तो यूनिट केजी लिखी गई है और इसकी यूनिट ग्राम है, लेकिन इसकी न्यूमेरिक वैल्यू तो बहुत ही स्मॉल है। N1 जो है वो वेरी स्मॉल है, किससे, N2 से। अगर किसी भी हमारी क्वांटिटी में यूनिट क्या हो, मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल हो तो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट बड़ी होगी। तो यहाँ से आप एक बात लिख सकते हैं कि जो n है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी यूनिट के। जो n है हमारा वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट के। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तभी ये चीज़ आपकी क्या होगी, इक्वल आ सकती है, तभी ये चीज़ क्या होगी, इक्वल आ सकती है। अगर n1 बड़ा है n2 से तो सेकंड वाले की यूनिट बड़ी में आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि जो NU है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन क्या होगा, देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट क्या होंगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। ये क्या होता है, हमारा कंक्लूजन निकलता है। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके यूनिट के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर N1 U1 और N2 U2 में क्या होता है, N1 अगर बड़ा है N2 से तो U1 क्या होगा, छोटा होगा U2 से, तभी ये क्वांटिटी हम क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो, लार्जर द यूनिट, अगर यूनिट लार्ज होगी तो क्या होगा, स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं।
अब फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी टू टाइप्स की, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी नाम से पता चल रहा है जो बेसिक हो, जो खुद से आई हो, ठीक है, जो चीज़ खुद से आई हो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगी, जिसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरी क्वांटिटी की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगी। और ऐसी यूनिट क्या कहलाएंगी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की होंगी, वो होंगी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। फिर आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटी जो किसी की हेल्प से डिराइव होके आई हो, जो किसी की हेल्प से डिराइव होके आई हो, किसकी हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, ठीक है। तो इन सभी को हम एग्जांपल की हेल्प से अभी देखेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे कि मास, हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो 7 क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो आपका केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम यूज़ होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 क्वांटिटीज़ आपके सामने लिखी गई हैं एज ए एग्जाम्पल, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटी जो किसी की हेल्प से डिराइव होकर आई हो, द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव होके आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है ना। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसकी यूनिट होती है, हमारी लेंथ की, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और टाइम, टाइम तो है ही। तो यानी लेंथ और टाइम दोनों ही क्या हैं आपकी, दोनों ही आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ये किससे डिराइव होके आया है, वेलोसिटी किसकी हेल्प से बना, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बना है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से बनता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनी है। इसीलिए ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनी हो क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाएगी। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किससे बनेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम से, है ना। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी टाइम क्या हो गई, फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। मास क्या है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन ये डिराइव भी किसकी हेल्प से हुई थी, फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव होती हैं क्या कहलाती हैं, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स। अब तक तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब उनके साथ जो यूनिट लगेगी, जैसे मास की, लेंथ की, टाइम की, जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े थे ना,
करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इंटेंसिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, इन सभी 7 यूनिट्स की क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगी, जो किसी और यूनिट की हेल्प से नहीं बन सकती, जो किसी और यूनिट की हेल्प से नहीं बन सकती। द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, एंड विच आर नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स, जो दूसरी यूनिट से डिराइव होकर नहीं आ सकती, ऐसी यूनिट क्या कहलाती हैं, आपकी फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगी। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी की हेल्प से ना बनी हो, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड ऐसी यूनिट उन क्वांटिटीज की यूनिट जो किसी और यूनिट की हेल्प से ना बनी हो, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे मैंने। क्वांटिटी हैं कौन कौन सी हमारी जो क्वांटिटीज में पढ़ के आए थे आप, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके यूनिट की। मास की यूनिट क्या होगी, जो स्टैंडर्ड यूनिट, अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ेंगे कि हमने इनकी यही यूनिट क्यों ली। अब थोड़ा सा बताती हूँ पहले ही। अब अगर हम कहें कि भाई इंडिया में तो यूँ कहे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है ना, हमारा तो जो सिस्टम है इंडिया का, अगर वो ये चीज़ वैलिड कर दे भाई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कोई और देश ऐसा स्ट्रॉन्ग है वो यूँ कहे नहीं 1 मीटर में तो 200 सेंटीमीटर, तो आप दूसरे देश में जाओगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डबल होगी। ठीक है, कोई और थर्ड कहे नहीं 1 मीटर इक्वल टू 500, तो उस चीज़ को सुटेबल करने के लिए, सेट करने के लिए क्या किया, एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स जो हमारी हैं वो वैलिड की गई कि हर जगह वो यूनिट वही रहे, सेम रहे। ठीक है, तो इन्होंने एक जो इसको वैलिड किया था वो मास के लिए कौन सी यूनिट रखी गई थी, किलोग्राम। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, केजी। लेंथ के लिए जो हमने यूनिट ली थी वो थी हमारी मीटर, वैसे तो किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है। ठीक है, लेकिन जो यूनिट वैलिड की गई है एसआई सिस्टम में वो हमारी क्या है, मीटर। इसका सिंबल हमारा होगा एम। टाइम की जो यूनिट है, टाइम को सेकंड में लिया गया है, इसका सिंबल होता है एस। टेम्परेचर की यूनिट हमारी क्या होगी, एम्पियर। ओ सॉरी गलत लिख दिया, टेम्परेचर होगा हमारा केल्विन में, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के। इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट आपकी होगी एम्पियर, करंट की यूनिट होगी हमारी एम्पियर, जिसका सिंबल क्या होता है, ए। इंटेंसिटी की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, कैंडेला, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी डी से। और लास्ट में आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मेजर करते हैं मोल, MOLE, और इसको हम MOL से इसका सिंबल होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा देखिए, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर हमारा केल्विन में, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है हमारा मोल के अंदर। तो ये ऐसे 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट हैं, जो किसी और यूनिट की हेल्प से नहीं बनती, उनकी इनको जो है किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी डिराइव्ड यूनिट्स की। उसके बाद देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। सबसे पहले जो था, अब कोई एक्सचेंज कर रहे हैं, हमें जब तक यूनिट नहीं आई थी, हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम किसी से भाई एक बर्तन में डलवा लाए। ठीक है, अब वो बर्तन 1 kg का है, 2 kg का है, वापस हमने अपने बर्तन में डाल के दे दिया, अब वो उससे थोड़ा कम है या ज़्यादा है तो ऐसे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना सामने वाले को। तो इसीलिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो वो जो यूनिट हैं हमारे वो 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी देखिए, CGS सिस्टम, MKS, FPS और SI। SI जो है वो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, SI जो है वो क्या है आपका, इंटरनेशनल सिस्टम है, जो हम आज वैलिड करते हैं, ये वो है हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए CGS जो हमारे 3 स्टैंडर्ड यूनिट हैं, मास, लेंथ और टाइम, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर,
C है हमारा सेंटीमीटर, जो पहली यूनिट है वो आपकी लेंथ के लिए है, जो पहली यूनिट है वो आपकी किसके लिए है, लेंथ के लिए है। सेकंड यूनिट आपकी मास के लिए है और थर्ड यूनिट आपकी टाइम के लिए लिखी गई है इन सिस्टम में। तो CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, पहले जो हम अभी भी लिखते हैं ना इन CGS में हमारी ये यूनिट होगी और इन SI सिस्टम हमारी ये यूनिट होगी। ठीक है, SI सिस्टम में हमारी जो लेंथ की यूनिट है वो क्या लेंगे, हम अभी पढ़ के आए हैं मीटर। ठीक है, वो जो सभी यूनिट थी वो हमारी क्या होती हैं, SI सिस्टम के लिए होती हैं। तो CGS सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर लिया जाता था, मास के लिए G स्टैंड्स फॉर ग्राम और टाइम के लिए S फॉर सेकंड। ठीक है, MKS सिस्टम में क्या होता था, लेंथ के लिए M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। ये वही MKS सिस्टम मोस्टली किसके जैसा है, सेम हमारा SI जैसा है, SI जैसा ही है ना। SI में भी हम लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। FPS सिस्टम में लेंथ के लिए फुट लिया जाता था, हम कहते थे इतने फुट लंबाई है ना। मास जो था वो हमारा किसके लिए होता था, पाउंड लेते थे और टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है क्या, और SI सिस्टम में तो होती ही सेकंड है टाइम के लिए, कि सभी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ऐसी कौन सी यूनिट है जो सेम रहती है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होगी, सभी सिस्टम में सेम रहेगी। तो कौन सी यूनिट ऐसी है जो सभी सिस्टम में सेम है, सेकंड। सेकंड जो है टाइम की, यानी ऐसी कौन सी फिजिकल, अगर यूनिट पूछ लिया जाए कौन सी यूनिट है तो आप सेकंड कह सकते हैं, और अगर क्वेश्चन क्वांटिटी के लिए पूछा गया है कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहेगी सभी में, तो वो हमारी टाइम है। बाकी जो है वो चेंज हो रही है, इसमें सेंटीमीटर थी, इसमें मीटर हो गई, फुट हो गई, इसमें भी हमारी मीटर ही होती है, इसमें ग्राम थी, किलोग्राम हो गई, पाउंड हो गई, लेकिन सेकंड जो है टाइम की जो यूनिट है वो हमारी क्या है, सब में सेम रहेगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट, ये कौन सी यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी यूनिट होती हैं, देखिए ये हमारी टू टाइप्स की होती हैं, रेडियन और स्टीरेडियन। जो रेडियन होती है वो होती है आपकी किसके लिए, टू डायमेंशन के लिए। जो रेडियन होती है वो होती है आपकी टू डायमेंशन के लिए, यानी कोई भी यूनिट जिसको आप ऐसे करके मेजर करके दिखा सकते हैं टू डायमेंशन में। ठीक है, यहाँ जो इनके बीच एंगल बनेगा वो होगा हमारा 2D के लिए। लेकिन जो हमारी स्टीरेडियन है, जो हमारी स्टीरेडियन है ये होती है प्लेन एंगल के लिए। जो रेडियन है आपकी वो किसके लिए होती है, प्लेन एंगल के लिए, जिसमें क्या होता है आपका थीटा हम निकालते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ, इक्वल होगा किसके, सबटेंडेड बाय 1 रेडियन, यानी ये हमारा एंगल किसके इक्वल होगा, सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ, डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपका क्या बन जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ये डेफिनेशन कह रही है। कैसे होगा, अब जरा ये देखिए, ये कोई सर्कल था, उसमें से आपने ये प्लेन एंगल कोई निकाल लिया, ये हमारा हो गया 1 एंगल यानी 1 रेडियन यानी थीटा। ये है आपका थीटा। ये 1 रेडियन किसके इक्वल है, जो आपकी आर्क होगी, आर्क कौन सी है, ये है आपकी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सेंटर से रेडियस है सर्कल का, ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एंगल होगा ये पहले तो किस में होता है, हमारा 2 डायमेंशन के लिए होता है। 2 डायमेंशन के लिए क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, प्लेन एंगल है, क्योंकि ये कैसा एंगल है हमारा, प्लेन एंगल है, क्योंकि ये हमारा जो है वो क्या है, प्लेन एंगल है। ठीक है, तो प्लेन एंगल है तो क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, ये क्या हो जाएगा हमारा, आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा।
एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। आर्क हमारी क्या है? आर्क लेंथ यानी एल डिवाइडेड बाय रेडियस यानी आर। अब ये देखिए आर भी हमारी लेंथ ही है और एल तो है ही लेंथ। अगर ये दोनों 1 मीटर हो, है ना, तो हमारा एंगल क्या आ गया? 1 रेडियन। अगर हमारी आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल थीटा किसके इक्वल आएगा? 1 रेडियन के इक्वल आएगा। यही चीज आपको डेफिनेशन में बताई गई है कि जो 1 रेडियन है हमारा वो किसके इक्वल है? इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर के सर्कल से हमारा रेडियस होगा आर, उसके इक्वल होगा। यानी एल और आर क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब एल और आर इक्वल होंगे तो हमारा थीटा किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। एंगल को आप थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल था आपका जिसको हमने क्या बोला है? प्लेन एंगल 1 रेडियन। इसके बाद आता है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन ये कैसा होता है? सॉलिड एंगल होता है जो 3 डायमेंशन के लिए होता है। किसी शॉप पे जाना, तरबूज की शॉप पे, ठीक है, और आप देखना अगर आप कहोगे भाई ये मीठा है या नहीं, तो वो क्या करेगा? आपको ऐसे कट करके उसके अंदर से निकाल के देगा। इस टाइप से आपको निकाल के देगा और ऐसे कौन बन जाएगा इस तरबूज में, है ना। फिर अगर आप ऊपर से झांक के देखते हैं तो आपको इस टाइप से कुछ शेप बनेगी। तो हमें उसका ये पोर्शन उठाना है। ये उसका एरिया हो जाएगा, ये उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा स्टीरेडियन एंगल जिसको हम जो ओम होता है पढ़ा था ना, आर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल। और जैसे बस वगैरह में जाते हैं वो देते हैं नमकीन वगैरह डाल के, जो ऐसे कोन बना होता है पेपर का, ठीक है, और उसमें देखोगे तो वो भी हमारा इस टाइप से बना होता है, वी शेप से। ठीक है, तो ये क्या होगा? जैसे जैसे अब आप एंगल को बढ़ाते जाओगे इसके रेडियस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे उस सर्कल को ऐसे घुमाते जाओगे, कम करते जाओगे, उसका एरिया कम होगा, वैसे वैसे उसका एंगल भी कम होता जाएगा। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन आर्क ऑफ इट्स सरफेस। किसके इक्वल होगा? टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, इस आर्क के स्क्वायर के। यानी जो एरिया है हमारा ये वाला किसके इक्वल होगा? इस रेडियस की स्क्वायर के। और एरिया क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर। तो जब ये हमारा आर की स्क्वायर के इक्वल होगा तो जो हमारा एंगल बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 स्टीरेडियन के इक्वल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास पेज, दोबारा देखते हैं। ये कोई वाटरमेलन आपने लिया, उसमें से हमने एक पोर्शन को कट कर लिया। ठीक है, जब आप यहाँ से झांक के देखेंगे तो ये ऊपर जो स्फीयर बना हुआ है आपका, ये क्या करना है? हमें इसका एरिया लेना है ए, और यहाँ से लेकर जो हमारा ये रेडियस है इसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे इस एरिया को बढ़ाते जाओगे, ये एंगल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये एंगल भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे इसको कम करते जाओगे एरिया को, वैसे वैसे हमारा जो एंगल है वो भी कम होता जाएगा। ये होता है आपका 3 डायमेंशन में, ये होता है आपका 3 डायमेंशन में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। रेडियन जो था वो प्लेन एंगल में था और 2 डायमेंशन था। ठीक है, लेकिन ये आपका सॉलिड एंगल होता है और 3 डायमेंशन में होता है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? अगर ए आपका आर के बराबर है तो यानी कि ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 1 स्टीरेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए यानी पाई आर के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सिंबल होता है, तो ये आपकी यूनिट बन जाएगी 1 स्टीरेडियन। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आती हैं आपकी। देखिए, लेंथ के लिए जो यूनिट आई है हमारी 1 फर्मी। 1 फर्मी किसके इक्वल होता है? 1 फर्मी बताइए किसके इक्वल होता है?
1 फर्मी होगा हमारा, न्यूक्लियर और एटॉमिक में भी पढ़ के आए हैं, याद हो न्यूक्लियस का जो हम पढ़ के आए थे, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हमारा जो साइज था न्यूक्लियस ऑफ साइज किसके इक्वल था, 1 फर्मी के। और 1 फर्मी यानी 10 की पावर माइनस 15 मीटर, याद आया। तो 1 फर्मी क्या होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। और अगर इसी यूनिट को सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यानी ये और कम हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, उस एटम का साइज जो हमने लिया था 1 एंगस्ट्रॉम था, यानी 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। किसके इक्वल हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो क्या हो जाएगी, 2 यूनिट और कम कर दो, 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब जरा मिलीमीटर में इसकी यूनिट पूछ ली जाए आपसे, मिलीमीटर में, तो कितने कम करोगे, हमें इसमें से कम नहीं करनी है, इसमें से। मीटर तो 10 की पावर माइनस 10 है, लेकिन मिली क्या होता है, 10 की पावर 3, जो पहले से ही इसके अंदर आई हुई है। तो हमारी क्या हो जाएगी, मिली तो ये है ही, 10 की पावर माइनस 7 मीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट मीटर में ही आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जहाँ तक आपको पॉसिबल हो वहाँ तक आपको रिमेंबर रखनी है। उसके बाद है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। मिलीमीटर तक तो यहीं आ गया ना, 10 की पावर माइनस 7 मिलीमीटर हो जाएगी 1 एंगस्ट्रॉम। 1 माइक्रोन किसके इक्वल होगा, 10 की पावर माइनस 6 मीटर के। उसके बाद होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर पहले बात तो ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। पूछ लिया जाए कि लाइट ईयर को किस में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस में। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है, जो हमारा कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के इक्वल होता है। अप्रोक्स में है 9.46, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 9.46 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर के। ठीक है, पार्सेक ये भी हमारी डिस्टेंस ही है, मेजरमेंट जो होगी वो डिस्टेंस में होती है। 1 पार्सेक किसके इक्वल होता है, अप्रोक्स हमारा 3.2 लाइट ईयर के। LY ये जो लाइट ईयर है यानी 3.2 टाइम्स लाइट ईयर के। 1 लाइट ईयर यानी इतने मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, 1 पार्सेक हमारा 3.2 टाइम्स लाइट ईयर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स थी जो हम यूज़ करते हैं लेंथ की। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 1 लाइट ईयर आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और 1 पार्सेक है आपका 3.2 लाइट ईयर। उसके बाद आता है मास। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल यूनिट मास। मास में देखिए 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होती है हमारी, 1 चंद्रशेखर, ये जो ऐसी यूनिट है मास की जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तो आपके सामने लिख रखी है, लेकिन ये कितनी होती है, 1.4 टाइम्स होती है मास ऑफ द सन। सन के मास के 1.4 टाइम्स होती है। ठीक है, जो कि कितनी आ जाएगी, सन का मास निकालना है उसको उससे डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो वो कितनी होती है हमारी 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg। ये मास में हमारी सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। 1 चंद्रशेखर लिमिट किसके इक्वल होगी, 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg के। और वैसे कितनी होती है, सन के मास के 1.4 टाइम्स होती है। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन आपका किसके इक्वल होता है, 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 मीट्रिक टन आपका किसके इक्वल होता है, 1000 kg के इक्वल होता है। एंड लास्ट है आपका 1 क्विंटल, जो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा,
100 kg के। 1 क्विंटल किसके इक्वल होता है? 100 किलो के। पढ़ा हुआ है ना ये तो। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन शुरू करेंगे, उससे पहले यूनिट जो है वो आज हमने कंप्लीट कर ली हैं, और इससे जो रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है वो किसके यूनिट है? अभी पढ़ के आए हो कि लाइट ईयर को मास में मेजर करोगे, एनर्जी की यूनिट है, टाइम की या डिस्टेंस की? लाइट ईयर किसके यूनिट होती है? हमारी डिस्टेंस की। 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये यूनिट होती है ना इसकी। और मीटर किस में मेजर किया जाता है? लेंथ में। लेंथ यानी डिस्टेंस। तो जो हमारा लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट होगी? डिस्टेंस की यूनिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन सेकंड इनमें से किसके यूनिट है? देखिए एक फॉर्मूला था F इक्वल्स टू dp बाई dt। F इक्वल्स टू dp बाई dt, और जो हमारा मोमेंटम होगा dp किसके इक्वल हो जाएगा? है ना। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और टाइम हमारा सेकंड। तो न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट आएगी? वेलोसिटी की नहीं, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं, dp यानी हमारी मोमेंटम की यूनिट होती है। ठीक है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 नैनोमीटर हमारा इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर के। 1 नैनोमीटर हमारा होता है 10 की पावर -9 मीटर के। तो क्या ये यूनिट इनमें आप ऑप्शन में है? 10 की पावर 9 मिलीमीटर नहीं, 10 की पावर सेंटीमीटर, बाकी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो पहले। तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, जो कि हमारी करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इसी तरीके से पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है बिल्कुल सीधा आपके लिए परोस के ऑप्शन दे देंगे और आपने जाके टिक कर दिया। ठीक है, अभी हम जो पीछे यूनिट पढ़ के आए थे प्रैक्टिकल यूनिट, उसमें हमने मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तक पढ़ा था, वो इसीलिए पढ़ा था। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए इनमें से कौन सी यूनिट सुटेबल है? फॉर्मूला देखिए पहले तो F का क्या होता है? G m1 m2 बाय r की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दोनों बॉडीज का जो मास है उनकी प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमें यूनिट किसकी निकालनी है? G की। बाकी उधर ले जाओ, F R ऊपर चला जाएगा और दोनों मासेस कहाँ चले जाएंगे? हमारे नीचे आ जाएंगे। अब इनके यूनिट निकालिए। फोर्स के यूनिट क्या होगी? न्यूटन। R रेडियस क्या है? लेंथ। तो लेंथ की यूनिट किस में होगी? मीटर की स्क्वायर में। और मासेस हमारे 2 हैं और मेजर किए जाएंगे किलोग्राम में। ठीक है, तो जो आपकी G की यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स की स्क्वायर। अब ये ऑप्शन आप देखिए ABCD में से कौन सी है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, इस टाइप से आप क्या है यूनिट निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं हो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो F की हेल्प से हमने क्या निकाला? जो हमारा G है उसकी ये यूनिट बन जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। टेम्परेचर, ये कह रहा है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर को एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी हम इनमें से किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेंथ और मास की हेल्प से आप यूनिट निकाल सकते हो, मास और टाइम की हेल्प से, LMT की हेल्प से, या नन ऑफ दीज? फर्स्ट ऑफ ऑल
जो टेम्परेचर है आपका वो डिराइव हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो टेम्परेचर है वो क्या है? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी भी डिराइव यूनिट क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उसकी खुद की यूनिट होती है। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन। सिंबल क्या होगा? के। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या होएगा? नन ऑफ दीज। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर जो हमने सिलेबस रीस्टार्ट किया है उसके रिगार्डिंग। और नेक्स्ट हम डायमेंशंस कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे थे इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।